तो चलिए इस बेहद जरूरी मुद्दे को समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो है पाकिस्तान के संस्थापक का शांति का सपना, और दूसरी तरफ है एक ऐसा देश जिसके पास परमाणु हथियार तो है, लेकिन वो आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका है। तो सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान का ये न्यूक्लियर जखीरा आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है? ये शब्द थे मोहम्मद अली जिन्ना के 1947 में। मतलब पाकिस्तान की नींव रखी गई थी शांति और तरक्की के वादे पर। लेकिन आज, इतने सालों बाद, हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। और यही वो पहेली है, वो विरोधाभास है जिसे आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस हकीकत को जरा आंकड़ों में देखें। पाकिस्तान का जो टोटल नेशनल डेट है यानी राष्ट्रीय कर्ज, वो उसकी जीडीपी का 80% हो चुका है। मतलब देश जितना कमा रहा है उसका 80% तो कर्ज में डूबा है। ये एक ऐसा बोझ है जिसने देश की इकोनॉमी को सच में घुटनों पर ला दिया है। और ये तो बस शुरुआत है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि देश का जो फॉरेन रिजर्व है वो इतना कम हो गया है कि उससे सिर्फ 3 हफ्तों का इंपोर्ट बिल चुकाया जा सकता है। जरा सोचिए, एक पूरा देश अपनी जरूरी चीजें बाहर से मंगाने से बस कुछ ही हफ्ते दूर है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान दिवालिया होने यानी डिफॉल्ट करने की कगार पर है। और देखिए, जब कोई ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हों वो आर्थिक रूप से इतना अनस्टेबल हो जाए, तो फिर ये सिर्फ उसकी अपनी समस्या नहीं रह जाती, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये खतरा आखिर है क्या? चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन हथियारों की ही, पाकिस्तान के इस अस्थिर परमाणु जखीरे की। अब देखिए, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स का अंदाजा है कि पाकिस्तान के पास करीब 165 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये नंबर भारत के 160 के आसपास ही है। लेकिन असली खेल इन नंबर्स का नहीं है। असली खतरा तो इस बात में छिपा है कि इन हथियारों पर कंट्रोल किसका है और इन्हें इस्तेमाल करने की नीति क्या है। इसको ऐसे समझिए, भारत की एक बिल्कुल साफ पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज। मतलब हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी पारंपरिक यानी कन्वेंशनल हमले के जवाब में भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का हक रखता है। और यही बात इस पूरे इलाके को बहुत ज्यादा खतरनाक बना देती है। और बात सिर्फ पॉलिसी की नहीं है। पाकिस्तान के पास छोटी, मीडियम और लंबी दूरी की मिसाइलों का एक पूरा नेटवर्क है। गौरी और शाहीन जैसी मिसाइलें दिल्ली, मुंबई, भोपाल, लखनऊ, भारत के कई बड़े शहरों तक आसानी से पहुंच सकती हैं। तो सोचिए, ये एक क्षमता और साथ में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का न होना, ये मिलकर एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। चलिए अब इस कहानी में एक और परत जोड़ते हैं जो इसे और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। और वो है पाकिस्तानी सरकार और आतंकी संगठनों के बीच का वो रिश्ता जिसके सबूत बार बार सामने आए हैं। और ये सबूत किसी से छिपे नहीं हैं। सोचिए, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मिलता है। खुद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मानते हैं कि देश में 40 आतंकी संगठन एक्टिव हैं। और AQ खान नेटवर्क जो न्यूक्लियर सीक्रेट्स की तस्करी करता है, ये सब क्या दिखाता है? ये सब उसी गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। और यही वो चिंता है जो कई एक्सपर्ट्स को सता रही है। लंदन में रहने वाले पत्रकार फारूक सलेरिया की ये बात सुनिए। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना का तालिबानीकरण एक ऐसी हकीकत है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मतलब जिस सेना के हाथ में न्यूक्लियर बटन है, उसके अंदर ही कट्टरपंथ बढ़ रहा है। तो अब सवाल ये है कि ये सारे खतरे मिलकर एक बड़ी ग्लोबल तबाही का रूप कैसे ले सकते हैं। चलिए 2 सबसे डरावने सिनारियोज को समझते हैं जो इस हालात से पैदा हो सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी की भी नींद उड़ा सकता है। क्या होगा अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स, जो पहले से ही एक अनस्टेबल देश के पास हैं, गलत हाथों में पड़ जाएं? उन लोगों के हाथ जिनका मकसद ही सिर्फ और सिर्फ तबाही फैलाना है। देखिए, न्यूक्लियर टेररिज्म के मोटे तौर पर 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला, कोई पूरा का पूरा परमाणु बम ही चुरा ले। वैसे ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उसे एक्टिवेट करने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम चाहिए। ये कोई साधारण बम नहीं है। लेकिन दूसरा रास्ता जो कहीं ज्यादा मुमकिन है, वो है रेडियोलॉजिकल टेररिज्म। मतलब रेडियोएक्टिव मटेरियल चुराकर एक डर्टी बॉम्ब बना लेना।
तो ये डर्टी बम होता क्या है? इसे RDD भी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये एक नॉर्मल बम है, जैसे डायनामाइट, बस उसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल मिला दिया जाता है। इसका मकसद न्यूक्लियर धमाका करना नहीं होता, बल्कि एक बड़े इलाके में खतरनाक रेडिएशन फैलाना होता है, ताकि लोगों में दहशत फैले, बीमारियां हों और मौतें हों। और ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ कोरी कल्पना है, इतिहास में ऐसा हो चुका है। ब्राजील में चोरों ने गलती से एक हॉस्पिटल से खतरनाक रेडियो एक्टिव सीजियम 137 चुरा लिया था। और 1999 में चेचेनिया में तो विद्रोहियों ने कोबाल्ट 60 से भरा एक पूरा ट्रक ही हाईजैक कर लिया था। ये इतना खतरनाक मटेरियल है कि 1 घंटे का एक्सपोजर भी जानलेवा हो सकता है। तो ये घटनाएं बताती हैं कि खतरा बिल्कुल असली है। अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, जो सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ता है। ये वो हिस्सा है जो दिखाता है कि कैसे एक देश की आर्थिक बदहाली और हताशा एक न्यूक्लियर तबाही की वजह बन सकती है। तो एक सवाल खुद से पूछिए, एक न्यूक्लियर वेपन्स के जखीरे की कीमत क्या होती है? जब एक देश बिल्कुल कंगाल हो जाए, तो उसके लिए ये हथियार सिर्फ हथियार नहीं रहते, ये एक फाइनेंशियल एसेट बन सकते हैं, जिन्हें बेचा जा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक एक सिंगल न्यूक्लियर वेपन को बनाने, उसे मेंटेन करने और उसकी सेफ्टी पर कुल मिलाकर करीब $270 मिलियन का खर्च आता है। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। और अगर इस हिसाब से पाकिस्तान के सभी 165 हथियारों की टोटल कीमत लगाई जाए, तो ये आंकड़ा पहुंचता है करीब $44.5 बिलियन। अब जरा सोचिए, एक देश जो दिवालिया होने वाला है, उसके सामने $44.5 बिलियन, ये कितना बड़ा लालच हो सकता है। तो सवाल उठता है कि इन्हें खरीदेगा कौन? क्या कोई दूसरा देश जैसे ईरान या सऊदी अरब? नहीं, ये लगभग नामुमकिन है। इतना बड़ा सौदा दुनिया की नज़रों से छिप ही नहीं सकता और तुरंत इंटरनेशनल एक्शन हो जाएगा। तो फिर सबसे डरावना और असलियत के करीब का सिनारियो क्या है? वो है आतंकवादी संगठन। हो सकता है कि सेना के कुछ कट्टरपंथी अफसर ही कोई छोटा टैक्टिकल हथियार किसी आतंकी गुट को बेच दें। इससे देश को चोरी छिपे कैश मिल जाएगा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर हम एक बहुत ही गंभीर नतीजे पर पहुंचते हैं। पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालत है, जो उसकी अस्थिरता है, उसने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, बल्कि एक तरह से पूरी दुनिया को ही दांव पर लगा दिया है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। असली खतरा क्या है? बाहर से कोई हमला या फिर देश का अपनी ही आर्थिक और आइडियोलॉजिकल समस्याओं के बोझ तले अंदर से ही ढह जाना? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही शायद आने वाले वक्त में दुनिया की सुरक्षा को तय करेगा।